नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बिहार की बात करेंगे, जहां नई सरकार के बनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर दिन दहाड़े मर्डर और लूटपाट की घटनाएं लगता है कि आम बात हो गई। राजधानी पटना में अपराधियों को क्या कानून का डर खत्म हो गया है। कहीं बैंक में लूट हो रही है, कहीं सरेआम गोली मारकर हत्या की जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे किडनैपिंग के आरोपी कानून मंत्री अभी भी फरार जो चल रहे हैं। सियासी मुलाकात कर रहे हैं, पटना में सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन बिहार की पुलिस को उनका पता नहीं लग पा रहा है। लोकतंत्र में आज रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस पर भी बात होगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो गुत्थम गुत्था है इसको लेकर, उस पर भी आज बात करेंगे। साथ साथ लोकतंत्र में आज बात चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको भी लेकर होगी। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी खबर पे चलते हैं। हालात ऐसे हैं कि बिहार में अपराधी किसी भी तरीके से कानून का उनको कोई डर नहीं है, और पुलिस लगातार जारी जो तांडव है उसे रोक पाने में असफल है। सबसे पहले एक साथ 3 तस्वीरें देख लीजिए। आज पटना में 2 और वैशाली में एक बड़ी वारदात हुई। पहली घटना बेउर थाना इलाके में हुई, जहां पर एक 15 साल की लड़की को गोली मारकर एक व्यक्ति सरेराह भागता दिखाई पड़ा। दूसरी वारदात भी कंकड़बाग इलाके में हुई, जहां पे बदमाशों ने एक आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। और तीसरी घटना वैशाली की, जहां पर रेप के बाद एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक दिन में 3 घटनाएं हैं, तीनों घटनाएं बिहार की हैं। सवाल सिर्फ ये है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। सवाल यह भी है कि इसे रोका कैसे जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जितने भी दागी मंत्रियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें या तो खुद नीतीश कुमार बचाने के लिए आगे आए, या फिर नीतीश कुमार के सहयोगी उनका बचाव करते दिखाई पड़े। आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भाई अभी आप लोग कैमरा बंद कर दीजिए। आरोप लगाया, क्या कहेंगे सर? बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की यह हंसी बेहाल बिहार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की गवाही है। कार्तिकेय सिंह की यह हंसी बिहार में कानून व्यवस्था के कचूमर निकाले जाने की गवाही है, और गवाही इस बात की भी है कि जो बिहार का कानून मंत्री है, असल में उस तक ही कानून के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कहना है इस मामले पर? जी क्या कहेंगे? कुछ मामला है ये बताइए। सर क्या कहेंगे सर? बिहार में नई सरकार बनने के बाद लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे तो फरार मंत्री लालू के द्वार पहुंच गए। घर में दोनों के बीच मुलाकात हुई, लेकिन जब कार्तिकेय सिंह लालू के घर से बाहर निकले तो कानून पर अट्टहास करते हुए अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। कितनी अजीब बात है कि जिस शख्स पर किडनैपिंग का आरोप है वो नई सरकार में सीधे कानून मंत्री की कुर्सी पर जा बैठा है। सच ये है कि कार्तिकेय सिंह के ऊपर 1 या 2 नहीं, कई आरोप हैं। किडनैपिंग से लेकर चोरी, आपराधिक साजिश, धमकी, वसूली और न जाने क्या क्या। किडनैपिंग आईपीसी सेक्शन 363, चोरी आईपीसी सेक्शन 379, दंगा करने की सजा आईपीसी सेक्शन 147, आपराधिक साजिश आईपीसी सेक्शन 120B, सरकारी अधिकारी को काम से रोकना आईपीसी सेक्शन 353, धमकाना और वसूली करना आईपीसी सेक्शन 387, घातक हथियार के साथ दंगा करना आईपीसी सेक्शन 148। ये कानून का उल्लंघन नहीं है। ये कार्तिक का एमएलसी का इलेक्शन लड़ रहे थे, और उस एफिडेविट में ये आप देख लीजिए, मैं चाहता हूं ये दिखाना, ये 365, 364 किडनैपिंग, ठीक है। और ये कौन है? बेटा थाना 859। इसमें सजा कितनी होगी? आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल। किडनैपिंग फॉर मर्डर और बाकी एक्सटॉर्शन के आरोप है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे।
इसके बारे में जानकारी इनको सर बीजेपी उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं पता, इसके बारे में जानकारी इनको ये नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वो कार्तिकेय सिंह पर एक्शन लेने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल है तो गंभीर। एक तरफ बीजेपी कार्तिकेय सिंह की पूरी कुंडली लेकर सवाल पूछ रही है और दूसरी तरफ नई सरकार के सारे साझेदार इसे मानने को तैयार ही नहीं है। सर सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसा कोई मामला है सर? पीछे करो, कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। पूरी सरकार ही बचाव में उतर आई है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री को बताना ये चाहिए कि कार्तिकेय इस्तीफा कब देंगे, तो जवाब में बता रहे हैं कि कोर्ट ने किसी एक्शन से ही रोक दिया है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ मूठ के जो कुछ मीडिया के लोग जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको करने दीजिए। बनाया जाता है, ये जनता को धूल फेंक रहे हैं और वो पूछते हैं कार्तिकेय सिंह के बारे में तो मुड़ी हिलाते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये मुड़झुल्ला मुख्यमंत्री बताओ, बिहार को बताओ, बिहार की जनता को क्या समझा है? मूर्ख है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बने 1 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन सवाल इतने खड़े हो गए हैं कि नई वाली सरकार बस बचाव में ही बोल रही है। यह अलग बात है कि कार्तिकेय सिंह की यह हंसी बिहार की जनता को भी बता रही है कि राज्य में कानून के लंबे हाथ मंत्रियों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर आपसे जुड़ी हुई खबर है। इसका असर आप पर हुआ होगा क्योंकि कोविड के दौरान ज्यादातर डॉक्टर्स ने जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करी उसी से जुड़ी यह खबर आ रही है। बुखार को लेकर डोलो 650 के निर्माताओं ने टैबलेट निर्धारित करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स उसको आपको लिखें, उसके लिए डॉक्टर्स को मुफ्त में करीब 1000 करोड़ रुपए के, अंग्रेजी में जैसे आजकल फ्रीबी कहा जाता है और प्रधानमंत्री जी ने इसको रेवड़ी जो कहे, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो रेवड़ी बांटी गई डॉक्टर्स में 1000 करोड़ रुपए की। ये हम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष चिकित्सा प्रतिनिधि निकाय का दावा है कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्टरेट टैक्सेस ने डोलो 650 टैबलेट के निर्माताओं पर टैबलेट को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें लिखकर आपको दें 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं। ये बड़ी खबर है और उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से ये फ्री में दवाई वितरित की गई है, अब उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 का जब पूरा प्रकोप चल रहा था, उस वक्त ये जो दवाई जब ये दी जा रही थी तो सबसे ज्यादा इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, लिखा आप डॉक्टर्स को दिया गया। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी तब वहां पर जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने इस बात को कहा कि ये मुझे भी जब कोविड हुआ था तब ये दवाई दी गई थी। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि कितना एथिकल है, एथिक्स पे सवाल उठता है, डॉक्टर जिस तरीके से काम करते हैं उस पर सवाल उठता है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी गौरव के पास जो सुप्रीम कोर्ट से पल पल की जानकारी लेके हमारे पास आ रहे हैं। गौरव, ये अगर आप देखें तो कुल मिला के 1000 करोड़ रुपए, सबको पता है ये कि डॉक्टर्स किसी ना किसी तरह के उपहार लेके, गिफ्ट्स लेकर, कुछ ना कुछ लेकर ही दवाइयां लिखते हैं। 1000 करोड़ रुपए की डॉक्टर्स ने रेवड़ियां बांटी गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे डॉक्टर्स पर और इस कंपनी पर आगे एक्शन क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अंकित, सबसे पहले कुछ दिनों पहले ही सीबीडीटी की रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह से 1000 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है वो डोलो की कंपनी ने जो है वो बांटा है डॉक्टरों को। उसी रिपोर्ट का उस हवाला देते हुए ये याचिका जो है वो दाखिल की गई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने, और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जो याचिका में मांग की गई उसमें यह कहा गया कि दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस
चलता है, लेकिन दवा कंपनियां बच जाती हैं। सेकेंड ऐसे में आपको मैं याचिका रोक में रहा ये हूं, मांग एक की सेकेंड रोक रहा हूं, जरा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स पर बिल्कुल अंधा विश्वास करके लोग जाते हैं, जो दवाई वो लिखते हैं ये मान के चलते हैं कि ये दवाई सबसे बेहतर दवाई है, इसी वजह से डॉक्टर ये दवाई लिख रहे हैं। अगर डॉक्टर्स किसी उपहार के लेने के बाद अगर इस तरह की दवाई लिख रहे हैं तो ना सिर्फ इससे विश्वास टूटता है बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर सवाल उठता है। सर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसका हमने सब नहीं करूंगा। लेकिन इस इंसिडेंट में ड्रग पैरासिटामोल का प्रॉब्लम है। पैरासिटामोल कोरोना के टाइम में एवरी इंडिविजुअल, सारा लोग वेर यूजिंग दैट ड्रग, पैरासिटामोल ड्रग। तो उनके लिए पैरासिटामोल के लिए डॉक्टर ब्राइब गेटिंग और सम बेनिफिट गेटिंग फ्रॉम द कंपनी इज मीन टोटली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारा ये एनएमसी कोड ऑफ एथिक्स में इसका मीन पनिशमेंट है। If doctor is getting benefit from company से और drug pharmacist के या drug prescription करने के लिए if he is getting some benefit and he should be punished to the extent of उनका नाम इस हमारे रजिस्टर में इस डॉक्टर का रजिस्टर से रिमूव करने के सारा अधिकार एनएमसी के है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, पैरासिटामोल सच ए वेरी वेरी कॉमनली यूज ड्रग, करेक्ट का दुकान में और शॉप में और कोई प्लेस में पैरासिटामोल ओटीसी नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ डोलो की बात है, चलिए मान लीजिए कि पैरासिटामोल है, बहुत आराम से मिल जाती है, सब लोग ले लेते हैं तो उसकी, लेकिन इससे एक पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके ऊपर ये सवाल उठता है कि ऐसी और बहुत सारी दवाइयां होंगी कि उनको अगर डॉक्टर्स मान लीजिए कि किसी बेहतर दवा को ना देकर, क्योंकि सिर्फ उनको उपहार मिल रहा है, उनको कोई ट्रिप मिल रहा है, उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है, उनको कोई पैसा मिल रहा है, अगर इस तरह से दवाई लिखेंगे तो बड़ा विश्वास उठ जाएगा लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर से। No, this is just a superfluous comment. So if there is a doctor, a particular doctor के इसका मामला है और he is getting his punishment and उसका नाम, let the company publish it, let the company come out and say that these are the doctors who has received the medicine and definitely they should be punished. तो उनके ऊपर एक्शन क्या होगा सर? अगर कैसे डॉक्टर्स का नाम आता है तो उन पे एक्शन क्या हो सकता है? क्या उनका मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? Yes, it is already there in the code of ethics provision. Our code of ethics very clearly says, हमारा code of ethics में very clearly it is written था, कोई आदमी है इसका इस तरह 5,000 के ऊपर if he is getting a benefit and his name can be removed, 5,000 के अंदर ही reprimand or a stricture will be passed against him. So those who are getting benefit, I mean definitely if the names are coming and if it is proved, 100% we will remove them from our medical fraternity. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लाल बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए पूरा कानून है इस पे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अगर चलता है पता कि आपने 5,000 रुपए से ऊपर का कुछ उपहार लिया है तो आपका नाम, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, 5,000 से कम में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मोहित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित एक मेडिकल शॉप पर हैं इस वक्त। मोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर जो दवाई की दुकान पर हैं उन्होंने भी ऐसा देखा कि सडनली डोलो की बहुत डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मुझे कोविड हुआ तब हमें भी डॉक्टर्स ने यही दवाई प्रिस्क्राइब करी कि डोलो 650 ले लीजिए। ऐसे आपको हजारों कोविड पेशेंट मिल जाएंगे जिनको डोलो 650 लेने के लिए कहा गया। अब सामने यह आ रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर्स को कहा गया कि आप डोलो 650 लिख के दीजिए सबको। बिल्कुल अंकित, देखिए जो कोविड के दौरान जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो हमने एक सेट पैटर्न देखा था, एक प्रिस्क्रिप्शन देखा था, जिसमें डोलो 650 का होना एक कंपलसरी हो गया था। और उस दौरान क्या से मार्केट बढ़ी थी, क्या हुआ था, बात करने के लिए हमारे साथ एक केमिस्ट शॉप ऑनर है, इनसे बात करते हैं। सर, जब कोविड का दौर चल रहा था तो अचानक आपको लगा कि डोलो 65 का जो प्रोडक्शन है या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? सर देखो, प्रोडक्शन का तो मालूम नहीं, लेकिन डिमांड हाँ नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डोलो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैंडेटरी टाइप हो गया था कि फीवर के लिए डोलो ही काम कर रही है। तो गवर्नमेंट की भी था कि आपको डोलो रखनी है, दुकान पे अवेलेबल होनी चाहिए। पर्टिकुलरली डोलो नहीं कह सकते आप, कोई भी पैरासिटामोल होनी अवेलेबल जरूरी है, चाहे वो क्रोसिन हो चाहे वो काल्पोल हो, बट हाँ उन सब में डोलो की सेल थोड़ी परसेंटेज में एक्स्ट्रा थी। अगर हम बात करें पहले की, कोविड से पहले की, तो डोलो पहले भी मार्केट के अंदर थी, तो क्या अगर वो एंटी फीवर टैबलेट के तौर पे डोलो पहले ज़्यादा ली जा रही थी या कोविड के दौरान ही ज़्यादा ली गई थी? कोविड के दौरान ज़्यादा ली गई थी। पहले इतना फीवर नहीं होता था ना लोगों को, कोविड में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया तो उस टाइम उसकी सेल नेचुरली बढ़ गई जब ज़्यादा केसेस आने लगे।
डोलो पहले भी बिकती थी, बट कोविड के अंदर ज़्यादा बिकने लगी, और अभी भी नॉर्मल बिक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती, अभी भी बिक रही है। तो आप लोगों को लगा था कि हो सकता है कि डोलो ने कुछ मार्केटिंग करी हो, अपनी कुछ डॉक्टर्स को फ्री वीप्स दी हों, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, संभव हुआ है? ऐसा सर लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो, बाकी कंपनी की पॉलिसी है, मार्केटिंग ट्रेंड है, वो तो वो कंपनी वाले जान सकते हैं, हम लोग इस बारे में क्या बता सकते हैं। वो तो कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी है, कंपनी की मार्केटिंग टीम है, वो क्या करती है, बट एक साथ इतने सारे डॉक्टर को कवर करना और डोलो मार्केट में ऐसे इस ट्रेंड से फैलाना, ये शायद पॉसिबल नहीं है कि एकदम खाली डोलो डोलो हो। टीवी में तो कोई ऐसा ऐड आ नहीं रहा है उसका कि टीवी में ऐड आ रहा हो, लेकिन हाँ डॉक्टर की जुबान पे चढ़ गया तो चढ़ गया। अगर आम खपत की बात करें तो उन दिनों कितनी खपत बढ़ गई थी आम दिनों के मुकाबले? आम दिनों के मुकाबले 10 टाइम्स। मोहित मैं वापस आ रहा हूं आपके पास वापस आता हूं। ये जो केमिस्ट साहब हैं ये भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से डोलो 650 की जो डिमांड बढ़ गई थी। मेरे पास मेरा खुद का ही प्रिस्क्रिप्शन है, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कहना कि अब गलत होगा कि किसी हर डॉक्टर ने पैसा लेके दिखाया होगा। ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूं जो इस वक्त मेरे फोन पर है, और मेरे फोन पर आप ये देखिए, सबसे पहली दवाई जो आप इसमें देखेंगे, ये जो सबसे पहली दवाई, बिल्कुल ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये दवाई है डोलो 650। कोविड पॉजिटिव उसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये जब मुझे कोविड हुआ था तब की दवाई है। और सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई थी वो थी डोलो 650, आपको दिखाई पड़ रही होगी इस प्रिस्क्रिप्शन में तमाम दवाइयों के साथ सबसे ऊपर डोलो 650 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस दवाई की गुणवत्ता में कोई दिक्कत है, ये कहना हमारा काम नहीं है, ये बाकी एजेंसी का काम है, लेकिन डोलो 650 जिस तरीके से बाकी जगहों पर दी गई, हर डॉक्टर ने लिखा, ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक दिखाया, कारण उसका क्या था? क्या वो कारण 1000 करोड़ रुपए थे जो उन्होंने बांटे डॉक्टर्स में? डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं फिलिक्स हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर एमसी मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर जयलाल अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा, दवाई की गुणवत्ता पे सवाल नहीं है, सवाल इस बात पर है कि डॉक्टर्स जो आपको दवाई लिख के दे रहे हैं वो क्या किसी गिफ्ट के बदले में, किसी टूर के बदले में, या पैसे लेकर लिख के दे रहे हैं? ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो वो दवाई लिख के देते हैं वो सबसे बढ़िया दवाई होती है? ये सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया कि डोलो 650 लिखने के लिए 1000 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च करा, डॉक्टर्स को दिया उपहार के तौर पे। नहीं अंकित, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। डोलो में पैरासिटामोल है और ये बड़े समय से सरकार के भी दिशा निर्देश हैं और हम लोग भी प्रयत्न यही करते हैं कि हम जेनेरिक नाम दवाई का लिखें। तो आप जैसे, मैं तो आज भी पैरासिटामोल बोलता हूं, मैं कोई ट्रेड नेम नहीं लेता किसी दवाइयों का जिसका भी मुझे जेनेरिक नाम, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां आजकल होती हैं जिनमें जेनेरिक नाम कई बार नहीं याद रहता है, तो उसको फिर आप देख सकते हैं, अपना ऑनलाइन जाके भी उसको पता कर सकते हैं। तो और पैरासिटामोल सबसे सेफ दवाई बुखार के लिए मानी गई, कोविड में भी और बिना कोविड के भी। आज भी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। वो केवल डोलो में जो अलग है बाकी ब्रांड से वो ये है कि इन्होंने 500 में 150 और मिला के 650 कर दिया जी। तो थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ाई उसमें, तो नेचुरली थोड़ी सी मात्रा बढ़ेगी तो उसका असर भी थोड़ा ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा। इसलिए हो सकता है डॉक्टर्स को ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि 650 देने से बुखार जल्दी उतरता है। एक तो ये कारण हो सकता है जी। ये कहना इतना आसान नहीं है कि गिफ्ट उन्होंने पहले दी कि डोलो पहले लिखी गई। नहीं तो सर, मैं डोलो की गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले से उन्होंने गलत दवाई लिख के लोगों को दे दी। इससे एक बड़ा सवाल उठता है प्रैक्टिसेस के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हमने उपहार में दिए डॉक्टर्स को अपनी दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो ये एक एथिकल क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है वो जायज है मेडिकल प्रोफेशन में? नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और मेरा तो इतना लंबा समय निकला है, 50 वर्ष निकले हैं इस प्रोफेशन में, 1970 से लेके और 2022 तक, और आज तक मैं बिल्कुल अच्छे से ठोक के कह सकता हूं कि कभी भी ये कंसिडरेशन मेरा नहीं रहा है निजी तौर पे भी, और जितने बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता भी हूं, सभी जो अपने रोगी के हित की बात करते हैं, इस वजह से नहीं कोई दवाई देंगे जी
कि उसमें उनको कोई उपहार मिलने वाला है या नहीं है। ये अलग बात है कि उनके अब क्या कंपनियां क्या करती, खेल क्या करती हैं, ये हर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन काउंट करती हैं, उनके पास जो केमिस्ट होते हैं उनसे डेटा ले लेती हैं कि भाई किस डॉक्टर ने कितने बार उनकी दवाई लिखी, फिर वो उस डॉक्टर को कुछ ना कुछ वो उपहार देने का प्रयत्न करते हैं और दे भी देते हैं। तो अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो उपहार लें या न लें, मना कर सकते हैं हम उसको। तो ये तो, और जैसे जयलाल बता रहे थे कि ये बिल्कुल एथिकली बहुत गलत है इस तरह की जो प्रथा है कि आप उपहार लें और फिर उसके एवज में आप दवाई लिखें। और ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, ये होता है। और बहुत सारी बार कंपनियां क्रूज पे भी ले गई हैं डॉक्टर्स को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ वैक्सीन्स को प्रमोट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, ये होता है मेरे सहयोगी। लेकिन इस पे सरकार ने रोक लगाने का प्रयत्न किया है और उसको इसीलिए जेनरिक के लिए जो पुश किया है वो इसीलिए किया है। पर ये एक क्योंकि बड़ा खुलासा इसलिए भी है सर, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में लोगों की जुबान पर, डॉक्टर की जुबान पर डोलो चढ़ी हुई थी। तो ये एक एग्जांपल बन गया है कि किस तरीके से एक मेडिसिन को किस पुश करा गया और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। डॉक्टर गुप्ता के पास जाने से पहले मैं एक हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित उनका नाम है। अमित जी, सबसे पहले जब आप सुनते हैं कि कोई भी दवाई, उसकी गुणवत्ता पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कोई भी दवाई जब आपको लिखी जा रही है, कैसे मान लिया जाए कि वो दवाई इसलिए नहीं लिखी जा रही कि डॉक्टर को उसके एवज में कुछ उपहार मिल रहा है? सर देखिए, मेरा सवाल सभी डॉक्टरों से ये है कि पहली बात तो डॉक्टर जो है सब ऐसा लिखते हैं कि कौन सी दवाई लिख रहे हैं हमको समझ नहीं आता। हम तो उन पे भरोसा करके जो वो लिखते हैं वो मानते हैं और दवाई की दुकान पे चले जाते हैं। ये बात तो पहले से भी पता रहती थी कि जो दवाई डॉक्टर लिखता है उसके पास की दुकानों में ही मिलती है। तो इस पे तो लोगों को शक रहता ही था, पर ऐसा अब ये खबर सामने आ रहा है, ये तो बड़ा मतलब झकझोर देने वाला है कि कैसे कोई किसी पे भरोसा करे। हम भगवान मान के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अगर हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बचने के लिए, बताइए। बिल्कुल सही बात है, भरोसे की बात है। और ये कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स का उसमें सबसे ऊपर है, कि भरोसे पर ही लोग आते हैं। आप अपने किसी परिजन की जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि वो आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर गुप्ता के पास जाता हूं, उसके बाद हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। भोपाल में जनता क्या सोच रही है वो भी आपको बताएंगे। डॉक्टर गुप्ता, मेरे सहयोगी गौरव ने अभी एक मैसेज किया है। गौरव बता रहे हैं उस मैसेज में कि याचिका में कहा गया है कि जरूरत है कोड बनाने की, कि कई सारी ऐसी दवाई कंपनियां हैं जो महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को उपहार देते हैं, इससे मरीजों को नुकसान होता है। आपको लगता है सर इस पे कानून और सख्त करने की जरूरत है? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा भी ठीक कह रहे थे कि जो भी दवाइयां हैं वो जेनरिक रूप में लिखी जाए। कोई भी ब्रांड हम जब किसी को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग एंडोर्स कर रहे होते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी आजकल हर जगह ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें ब्रांड और जेनरिक सब कुछ दिख के आता है। इवन आपके फार्मेसी में कौन सा स्टॉक है, कितना, सब दिख जाता है। तो अगर आप जेनरिक ब्रांड लिखेंगे तो मरीज अगर दिल्ली में है, अगर नोएडा से दवाई लेना चाह रहा है तो वहां जाकर ले सकता है, कहीं भी मिल सकती है। अदरवाइज अगर ब्रांड लेंगे तो ब्रांड बहुत बार मैच नहीं करते तो मरीज भी कंफ्यूज होता है। तो मैं डॉक्टरों से भी ये अपील करूंगा कि जेनरिक दवाइयां लिखें, और जितनी भी ड्रग फॉर्मुलरी बनती है एज पर एनएबीएच गाइडलाइंस बनती है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स बनती है, हर जगह एक ड्रग फॉर्मुलरी कमेटी होती है हर हॉस्पिटल्स में। तो ऐसी कमेटी को प्रैक्टिकल रूप से इंप्लीमेंट करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक दिशा निर्देश जारी करे इस बारे में कि ड्रग फॉर्मुलरी सबके लिए कंपलसरी हो, चाहे वो क्लिनिक हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, और उसमें लोग जेनरिक दवाइयां लिखें और कैपिटल लेटर्स में लिखें। या आजकल सब जगह आप देख रहे हैं आईटी बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सरकार भी डिजिटल हेल्थ की बात कर रही है। प्रिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरे पिताजी हैं, वो दिल्ली आते हैं अपना इलाज कराने के लिए या साल में चेकअप कराने के लिए। उनकी जो दवाई यहां लिख दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं और मिलेगी नहीं। गोविंद, आपके पास चलता हूं, क्या रिएक्शन है लोगों का इस खबर के ऊपर? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जब से ये खबर सामने आई है जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाराजगी जाहिर की, अपना भी अनुभव बताया है, मानवता को शर्मसार करने वाला सच का खुलासा हो। क्यों ना माना जाए कि ये एक सिस्टम का हिस्सा है। जब दुनिया खत्म हो रही थी, जब दुनिया जिंदगी मौत से जूझ रही थी, उस वक्त भी वो बिजनेस माइंड कंटिन्यू कर रहा था। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये एक सिस्टम का हिस्सा ऐसा होता आया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि जब कोविड हुआ था, पहले मैं जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने के जज हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ये चीज का खुलासा हुआ है कि डोलो एक टैबलेट थी, वो प्रेस्क्राइब की जा रही थी। हाँ, कि आप डॉक्टर्स, तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई कंपनियां, तो उन्होंने 1000 करोड़ तक की रिश्वत डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट की थी कि आप ये टैबलेट एडवाइस कीजिए ताकि वो और 1000 करोड़ कमा सके। तो इस तरह की सोच को आप कैसे देखते हैं? ये सोच बहुत बेकार है। हमेशा मेडिकल में 10 रुपए की टैबलेट होती है और डला रहता है 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए डला रहता है, आती है वो 50 रुपए की। अंधाधुंध इसमें कमाई रहती है और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह प्रतिबंधित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर जो माफिया लोग चला रहे हैं। तो यहाँ भी अगर माफिया लोग जो चला रहे हैं इस पूरे गोरख धंधे को, यहाँ भी माफिया शब्द जुड़ जाता है। इससे ज्यादा और दुखदाई क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गोविंद, नाराजगी जाहिर थोड़ा की समय की मेरे पास कमी है, तो आपके पास वापस आऊंगा और रिएक्शंस लोगों से लीजिए, उसको चलाएंगे, क्योंकि ये खबर जो है इसका सीधा असर आप सब पे होता है। हमेशा आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स के कैबिन के बाहर बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं। कई डॉक्टर्स उनको अंदर बुलाते हैं, कई डॉक्टर्स उनको बाहर भेज देते हैं। लेकिन वो क्यों बैठते हैं, कारण क्या होता है? आपको अपनी दवाई की अच्छाई बताना एक अलग बात है, लेकिन उसके एवज में कोशिश करना कि डॉक्टर्स को लालच देके आपकी दवाई को वो सबको दें, उसकी गुणवत्ता को भूल जाएं, उसकी कीमत को भूल जाएं, ये डॉक्टर्स के लिए भी और जो ये दवाइयां बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है। और इसी को लेकर आज ये डोलो का सिर्फ एक एग्जाम्पल सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मिश्रा और साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौरव, गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार टाइम्स ऑन ऑफ भारत कैंपेन की तरह इसको हम अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये प्रैक्टिसेस खत्म होनी चाहिए, जेनेरिक दवाओं का जिस इस्तेमाल जो सरकार चाहती है उसको बढ़ावा मिले, मरीजों के लिए भी अच्छा है कि इसी तरह की जेनेरिक दवाइयां उन्हें बताई जाएं, जो सबसे अच्छी उनको दवाई समझ में आए वो उस दवाई को खरीदें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और फिर चलेंगे हमारी विशेष रिपोर्ट पे। दुखद खबर, चिंताजनक खबर जरूर है, उसका ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो हमारे पास मिल रही है। राजू श्रीवास्तव जो लोकप्रिय कॉमेडियन हैं, उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं। 9 दिनों से वेंटिलेटर पे हैं राजू श्रीवास्तव। इनको एक्सरसाइज करते वक्त एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनको एम्स में भर्ती कराया गया। वहाँ पर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं राजू श्रीवास्तव। काफ़ी लोकप्रिय कॉमेडियन हैं। इनके जिस तरीके की इनकी भी हालात हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास आ रही है, जानकारी हमारे पास आ रही है कि उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि चीन और ताइवान की टेंशन को किस तरीके से दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। दोनों देशों के युद्ध का जो खतरा है वो पल पल बढ़ता जा रहा है। चीन पहले से ही वॉर ड्रिल के नाम पर ताइवान को डराने की पूरी तैयारी कर चुका है। बार बार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के नाम पर अपने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम चीन जो है वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से जिन्होंने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली एटमी मिसाइल का टेस्ट कर चीन को सीधे चेतावनी दे डाली है कि अगर युद्ध हुआ तो अंजाम भयंकर हो सकता है। चीन ताइवान में युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। चीन ने ललकारा, ताइवान ने हौसला दिखाया। अमेरिका ने 10,000 किलोमीटर दूर से चेताया। विश्व युद्ध का सायरन, युद्ध क्षेत्र बनेगा ताइवान। पहले चीन ने ताइवान को घेर कर युद्ध का माहौल बनाया, तो अब ताइवान ने भी अपनी आसमानी ताकत और हौसले का वर्ल्ड वाइड शो दिखाया है।
चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास के बाद अब ताइवान ने भी अपनी ऑफेंसिव मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। शुरुआत में ताइवान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रिल्स की, लेकिन अब जब चीन लगातार अपने युद्धाभ्यास को आगे बढ़ा रहा है तो ताइवान ने भी अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू करके एक संकेत दिया है कि अगर युद्ध होता है तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसके पास जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे पार्टनर्स की ताकत है। ताइवान के आसमान में ये गरज F-16 फाइटर जेट की। ये ताइवान का हुलियन एयरबेस है, जहां ताइवानी एयरफोर्स चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में जुटी है। हालांकि दोनों देशों की ताकत में फर्क जमीन और आसमान जैसा है, लेकिन ताइवान के हौसले आसमानी और इरादे तूफानी हैं। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那 ताइवान की वायुसेना ने पलक झपकते लड़ाकू विमानों में मिसाइलें लोड करने की ड्रिल की। इस दौरान F-16 को हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लैस किया गया। युद्ध अभ्यास के दौरान ताइवानी एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी दिखाई। 日的话还是一样执行依照上级指管命令去执行。那针对共军的话，我们确实负担比较重一点，但是在连长他们的带领之下，我们 दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी हुलियन एयरबेस पर F-16 ने एक्शन दिखाया। लड़ाकू विमानों में AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लोड की गई। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. इससे पहले चीन ने भी सोमवार को दोबारा वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। चाइनीज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने समंदर आसमान एक कर दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 12 दिन बाद सीनेटर एड मार्की की अगुवाई में 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा तो चीन एक बार फिर से बौखला गया। एक हफ्ते में दूसरी बार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिकी नेताओं के एक के बाद एक ताइवान दौरे को चीन वन चाइना पॉलिसी की शान में गुस्ताखी और अमेरिका की उकसावे वाली हरकत करार दे रहा है। 对于美方干涉中国内政、损害中国主权和领土完整的挑衅行径，中方已经做出了坚决、适度、必要的回应。我要再次强调，中国人民不信邪、不怕鬼。 捍衛核心利益। लेकिन अमेरिका पर चीन की इस चेतावनी का कोई असर नहीं है। उसने हजारों किलोमीटर दूर से ही चीन को करारा जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका ICBM मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल टेस्ट किया है। ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल एटमी ताकत से लैस मिनटमैन 3 को बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 9,660 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मिनटमैन 3 मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार कर सकती है। वैसे तो अमेरिका ने मिसाइल टेस्ट को रूटीन का हिस्सा बताया। इसके लिए उसने हालिया 300 मिसाइल परीक्षणों का भी जिक्र किया, लेकिन इसकी टाइमिंग गौर करने लायक है। चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास का जवाब अमेरिका हर मोर्चे पर देता आया है, चाहे वो ताइवान के पास अपने ताकतवर युद्धपोत निमित्ज और रोनाल्ड रीगन की तैनाती हो या फिर कैलिफोर्निया कोस्ट पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण हो। यानी अमेरिका ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर ताइवान पर हमला किया तो इस हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा।
तो अमेरिका के इरादे भी क्लियर हैं। अगर चीन ने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो अमेरिका उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाएगा। यही वजह है कि लाख ऐतराज के बावजूद पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की, फिर सीनेटर एड मार्की ने भी ताइपे जाकर ताइवानी राष्ट्रपति त्यास इंग वेन से मुलाकात की, ताइवान को हर कदम पर मदद का भरोसा दिया। At this moment of uncertainty, we must do everything we can to maintain peace and stability for Taiwan. We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict, and Taiwan has demonstrated incredible restraint and discretion during challenging times. लेकिन एड मार्की के इस दौरे के बाद चीन का दोबारा युद्ध वाला दौरा पड़ने लगा। इससे पहले भी नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने फौरन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने चारों ओर से घेरकर 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों ने सरेआम घुसपैठ की। मिसाइलें बिना वजह पानी के अंदर दागी गई। बौखलाहट का आलम यह है कि खुद युद्ध की चिंगारी को ज्वालामुखी की शक्ल देने पर आमादा चीन की सरकार ने धमकी दे डाली कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। ये तस्वीर इसी 2 अगस्त की है, जब अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इस तस्वीर ने चीन को ऐसा चिढ़ाया कि युद्ध के उन्माद में उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरा की। तभी से चीन ताइवान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी में जुटा है, लेकिन क्या उसके लिए ऐसा करना मुमकिन होगा? इसमें कोई शक नहीं, ताइवान पूरी तरीके तैयार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैं मानता हूँ कि ताइवान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। 160 किलोमीटर दूर है वो ईस्ट में चीन के, और 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में उसकी जो डिफेंस है वो काफ़ी पुख्ता है। उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है, F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट हैं। उसके पास टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रोल मिसाइल हैं, और आप देखें उसकी नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए ताइवान को हड़पना। जी हाँ, तो ताइवान भी पूरी तरह से रेडी है। उसने भी पलटवार की पुख्ता तैयारी की है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ताइवान के ऊपर हमला जमीन समुद्र के रास्ते ही होगा, जमीन से नहीं होगा। वो सब कोस्टल डिफेंस उनका काफ़ी स्ट्रांग है, लोग उनके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। तो ताइवान के पास मुकाबला करने की क्षमता है, पर कितने समय तक मुकाबला कर पाएगा उसमें फ़र्क डालेगा साथ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेटो और जो बाकी देश जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। सवाल उठता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो चीन का मुकाबला ताइवान कैसे करेगा? क्योंकि चीन की आर्मी में 9,65,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की आर्मी में सिर्फ 88,000 एक्टिव सैनिक हैं। चीन की नेवी में 2,60,000 सैनिक हैं, तो ताइवान की नेवी में 40,000 सैनिक हैं। चीन की एयरफोर्स में 4,14,000 सैनिक हैं, तो ताइवान की एयरफोर्स में महज 35,000 सैनिक हैं। चीन के पास 5250 टैंक हैं, तो ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, तो ताइवान के पास सिर्फ 288 लड़ाकू विमान। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, तो ताइवान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। चीन के पास 79 सबमरीन है, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन है। चीन से सीधे मुकाबले में ताइवान भले कमजोर हो, लेकिन उसे अमेरिका से सीधी मदद मिलेगी, जो युद्ध की सूरत में चीन पर बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका जो है उसने अपने जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप USS रोनाल्ड रेगन, उसके अलावा 4 फ्रिगेट, 4 दूसरी वारशिप, 12 से 13 करीब सबमरीन का जो जमावड़ा आपका साउथ चाइना सी में है, ताइवान स्टेट के नज़दीक है। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है चीन, तो उसको अमेरिका जवाब देगा। और ये मुझे लगता है कि चीन को भी भली बाती मालूम है कि जो क्वालिटी है नेवी की, वो भी अभी भी बहुत कमज़ोर है अमेरिका के मुकाबले चीन की। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका में एटमी मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ, तो दूसरी तरफ ताइवान में ताइवानी फोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही है।
अमेरिका ने ताइवान को मदद का पूरा भरोसा दिया है। कहा है कि ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका पहले खड़ा होगा, अमेरिका साथ खड़ा होगा। नैन्सी पेलोसी की विजिट हो, अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट, रोनाल्ड रीगन, निमिट्स, एक से एक लेटेस्ट जो आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं। साउथ चाइना सी में लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिका ने डोमिनेशन बनाया हुआ है। चाइना के साथ अमेरिका ने रिलेशन खराब किए हुए हैं। चीन और ताइवान में टकराव बहुत पुराना है, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य है जो अलग हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, जिसका अपना संविधान है और जिसके जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि हैं। चीन की कारोबारी ताकत का असर यह है कि दुनिया के करीब करीब सारे पावरफुल देश उसकी वन चाइना पॉलिसी से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन अब ताइवान पर युद्ध की आहट के बीच सवाल ये कि अमेरिका इसे लेकर अपनी नीति कब बदलेगा। अमेरिका भी अभी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यूरोप मानता है, ताइवान को बहुत कम देशों ने, खाली 14 देशों ने अभी तक मान्यता दी है। ये बहुत बड़ा एक तरह से सवाल है कि ताइवान को पूरी मान्यता दे नहीं रहे हो, उसके साथ खड़े हो, वन चाइना पॉलिसी को भी मान्यता दे रहे हो, उसको मान रहे हो, चीन की विस्तारवादी नीति को समझ रहे हो, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हो। फिलहाल चीन और ताइवान युद्धाभ्यास के नाम पर शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई आबादी के हिसाब से 70 गुना और क्षेत्रफल के लिहाज से 266 गुना फर्क वाले ताइवान और चीन में युद्ध होगा, या फिर चीन की युद्ध वाली चेतावनी के पीछे का एजेंडा कुछ और है। जिनपिंग है उसको लगता है कि अब क्योंकि नवंबर अक्टूबर में 3rd टर्म के लिए एक मोहर लगनी है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खटाई पड़ सकती है। और इसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी चीन अच्छा नहीं कर रहा है, और ऐसे में नैन्सी पेलोसी विजिट से एक प्रकार से उनकी जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं एक जो ठेस पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं कि घरेलू चुनौतियों में घिरे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी तीसरी पारी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी बात बहुत अच्छी तरह मालूम होगी कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अगर जंग हुई तो अंजाम यूक्रेन जैसा नहीं बल्कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसा हो सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।